बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम सब अध्याय 2 के भारत में राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, इसके विषय में हम पहले पाठ में पढ़ा चुके हैं। भारतीय इतिहास रहा है बहुत पुराना। भारतीय इतिहास का रूप बहुत ही बड़ा है, मतलब बहुत पुराना है। अंग्रेजी शासन के पहले भारत एक बड़ी शक्तिशाली और विकसित देश हुआ करता था। अंग्रेजी शासन के पहले भारत शक्तिशाली विकसित देश हुआ करता था। भारत में गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य आदि का शासन था, जो बहुत शक्तिशाली और विकसित थे। उसी समय प्राचीन काल में कई विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, अब भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट आई। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के नाम स्थापित किया 1600 में। ठीक, बस आर्मी उनके साथ आई, और आर्मी जब आई उसकी शक्ति भी बढ़ाना शुरू की आर्मी की। इसी के कारण प्लासी का युद्ध होता है। जब शक्ति बढ़ गया तो ये यहाँ के लोगों के राजाओं का राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे, और उसी के कारण प्लासी का युद्ध होता है। और धीरे धीरे ये पूरे भारत में अपनी सत्ता कब्जा लेते हैं। अंग्रेज़ों ने बंगाल से अपना कब्जा शुरू करते हैं, कब्जा कर लिया, और वहीं से पूरे भारत में फैल जाते हैं, और ब्रिटिश राज स्थापित हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध में देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ। 1914 में हुआ। विश्व युद्ध में एक नई आर्थिक राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई, जिसके कारण रक्षा व्यय में भी भारी इजाफा हुआ। रक्षा व्यय में इजाफा मतलब बढ़ गया खर्चा। ठीक ना, विश्व युद्ध में काफ़ी खर्चे हुए विश्व युद्ध में, और इस युद्ध की खर्चा की भरपाई के लिए कर्ज लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कर्ज लिया ब्रिटिश सरकार से, और करों की वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ाया गया, आयकर शुरू किया गया। इनकम टैक्स कहा जाता है आयकर। 1913 से 1918 के बीच कीमतों में दोगुना की बढ़ोतरी हो गई, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। गांव में सिपाहियों को सिपाहियों को जबरन भर्ती किया। गांव में जो गांव है वहाँ से लोगों को जबरन सिपाही में भर्ती किया जाने लगा, क्योंकि आवश्यकता पड़ने लगी। काफ़ी लोग मारे गए। और 1918, 1920, 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गए, फसल बर्बाद हो गए, क्योंकि सूखा पड़ गया, जिससे खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई। 1921 की जनगणना किया गया। इस जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष मतलब भुखमरी और फ्लू महामारी के कारण
120-130 लाख लोग मारे गए हैं। फ्लू बीमारी ये स्पेनिश फ्लू बीमारी है, क्योंकि स्पेन से उत्पन्न हुआ था ये। जैसे आज है कोरोना, इसकी उत्पत्ति चीन से हुई, कोविड-19 नाम दिया गया। उसी तरह ये फ्लू बीमारी जो है स्पेन से उत्पन्न हुआ, कि वहाँ के स्पेन से जब विश्व युद्ध ख़त्म हुआ तो वहाँ से सैनिक जो बॉर्डर पे या बंदरगाह पर लगे थे वो वापस आने लगे, उन्हीं के साथ ये जो है बीमारी आई, स्पेनिश फ्लू बीमारी आई। इससे यहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए थे। दो कारण हुआ, लोगों की उम्मीद थी विश्व युद्ध, जो युद्ध था विश्व युद्ध ख़त्म होने के बाद उनकी मुसीबत कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुसीबत में परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी और सरकार कुछ राहतें मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसी के बाद अब सत्याग्रह का विचार आता है। गांधी जी आते हैं सत्याग्रह के लिए। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं। 1915 के पहले ये गांधी जी वहाँ वकालत करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। वहाँ एक दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया, जो कि एक जन आंदोलन के नाम है, नस्ल भेदी सरकार। नस्ल भेदी मतलब ये नस्ल के आधार पर गोरे और काले में भेद करती थी। जैसे उनकी तरह उठना बैठना खाना पीना ये सारी स्थिति थी, जो कि हमारे यहाँ जैसे हिंदू मुस्लिम में या हिंदुओं में काफ़ी हज़ारों जातियाँ हैं, जो कि एक दूसरे के साथ खा नहीं पी सकती, न वो बैठ सकती, न शादी ब्याह कर सकती, इसका भेदभाव है। उसी तरह वहाँ दक्षिण अफ्रीका में गोरे कालों में भेद था। इससे इन्होंने सफलता प्राप्त की और उसी का प्रेरणा से भारत में आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में बिहार के चंपारण में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित किया। ये बागान मतलब खेत थे जहाँ काम किए जाते थे, वहाँ पर मजदूर रखे जाते थे, वह घर अपने नहीं जा सकते थे, ना आ सकते थे, वहीं उनको काम करना पड़ता था। इसके विरोध में आंदोलन हुआ, जहाँ उसको राहत मिली। 1917 में गुजरात में खेड़ा ज़िले में सत्याग्रह का आयोजन किया। खेड़ा ज़िले में भी जहाँ सत्याग्रह हुआ, वहाँ भी गांधी जी को सफलता मिला। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा ज़िले में किसान लगान चुकाने में की हालत में नहीं थे। जो प्लेग बीमारी थी, फ्लू महामारी थी, इस युद्ध के बाद जो फैली, फसल भी बर्बाद हो गई, सूखा हो गया, ख़राब हो गया और बीमारी, इसके कारण वहाँ किसान लगान चुकाने में असफल थे, वह नहीं देना चाहते थे। गांधी उनका सहयोग किए गांधी जी ने और सफलता है। किसान लगान वसूली में ढील छूट जाते थे, 1918 में अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच आंदोलन चलाया गया, जिसे मजदूरों का वेतन बढ़ाने की मांग की, क्योंकि मजदूरों का वेतन कम था, चल नहीं पाया, वहाँ भी सफलता प्राप्त किया वेतन बढ़ाने के लिए। सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हैं? सत्याग्रह के विचार में सत्य की सख्त पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है, और इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न के मुकाबला
करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना होता है, उसके चेतना में आत्मा को। हिंसा मतलब मारपीट करना, खून खराबा हिंसा होती है जिसको मारना। अहिंसा उसका उल्टा होता है, ठीक ना। अहिंसा, हिंसा न करना, ठीक। रॉलेट एक्ट 1919 में अंग्रेजी सरकार ने एक कानून पास किया। इस कानून के जरिए 1919 में कानून पास किया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर रखने की अधिकार मिल गया। इसमें था किसी भी व्यक्ति को कभी भी बिना मुकदमा चलाए संदेह के आधार पे 2 साल तक उसको कैद किया जा सकता था, रखा जा सकता था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसा ढंग से नागरिक अवज्ञा चलाते रहे। नागरिक असहयोग आंदोलन या अवज्ञा मतलब आज्ञा को ना मानना। आग्रहपूर्वक, सत्याग्रह मतलब सत्याग्रह मतलब प्रेम पूर्वक जो कि अवज्ञा करना, उनके कहना को नहीं माना। इस कानून को काला कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट को कहा गया काला कानून के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। इसके लिए 6 अप्रैल को सत्याग्रह शुरू हो गया। 6 अप्रैल को सत्याग्रह शुरू हो गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। रेल और जुलूसों का आयोजन किया गया। सभी लोग हड़ताल पर चले गए। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। हड़ताल पर चले गए और अमृतसर में बहुत से स्थानीय लोगों में वहाँ के रहने वाले नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। 10 अप्रैल को पुलिस वालों ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जनरल डायल को कमान सौंप दी गई संभालने के लिए। मार्शल लॉ होता है एक तरह की केंद्रित व्यवस्था की जाती है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति कोई देश में आपात स्थिति आ जाए और संघर्ष छिड़ जाए, उस समय राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगाने से राष्ट्रपति के द्वारा सैनिक द्वारा शासन किया जाता है। यहाँ सैनिक जो है उसकी कमान संभाल लेते हैं, ठीक ना। ये राष्ट्रपति मार्शल लॉ उसे कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला देखने के लिए
जमा हुए थे। लोगों को मिस्र में जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला देखने के लिए जमा। लोगों को पता नहीं था इस इलाके में मार्शल लॉ लागू है, क्योंकि ये शहर से दूर था। ठीक। और जनरल डायर के आदेश से सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए, इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। ये एक जलियांवाला बाग के नाम से एक था या घेरा हुआ, जहाँ से कम द्वार थे निकलने के लिए। सारे द्वारों पर सैनिक खड़ा कर दिया और जितने गेट थे उसको बंद करा दिया और बिना आदेश का लोगों पर गोलियां चला दिया गया, जिससे पुरुष बच्चे बूढ़े सभी मारे गए। लेकिन इसमें बच्चे महिलाएं बूढ़े ज़्यादा मारे गए। अंग्रेज़ों का एक ही मकसद था कि भारतीयों में डर पैदा की जाए, ताकि भविष्य में कभी विरोध ना करें। जनता हिंसक हो गई और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगी। जब महात्मा गांधी को पता चला तो उन्होंने सत्याग्रह वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे हिंसा हो, मारपीट हो, इसलिए उन्होंने वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन। गांधी जी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1919 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने लिखा था, इस हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल रहा है। भारतीयों का सहयोग से ही स्थापित हुआ था, भारतीयों के सहयोग से, और इन्हीं के सहयोग से चल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दी। गांधी जी ने सुझाव दिया, पहले लोग सरकार द्वारा दी गई पदवियों में उपाधि जो दी गई थी सर या सबकी लौटा देनी चाहिए। नौकरियां और स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया जाए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। ठीक। इसके लिए हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाना बहुत ज़रूरी था। इसी के लिए महात्मा गांधी ने दो मुस्लिम युवा नेता मोहम्मद अली और शौकत अली, ये युवा मुस्लिम नेता थे, इनको शामिल किया गया। उसी समय मुस्लिम देशों में या तुर्की में खलीफा को हटा दिया गया था, जो मुसलमानों का धर्मगुरु होते हैं। उसी में खलीफा के हटाने से विरोध शुरू हो गया था, खलीफा आंदोलन के नाम से जिसे जाना गया। और इसको भी मिला दिया गया असहयोग आंदोलन में। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन के नाम से भी इसको कहा जाता है। ठीक। इसके बाद जो अगले वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला पाठ का अगला हिस्सा बताएंगे। धन्यवाद इसके लिए।